My dear students, good afternoon. Today I will teach you second part of the lesson second फेडरलिज्म। कल बच्चों आप लोगों को बताए थे कि फेडरलिज्म किसे कहा जाता है। फेडरलिज्म का मतलब होता है कि यह एक सरकार का एक शक्ति का एक ऐसा बंटवारा होता है जो दो स्तरों में किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में। इसके बाद आप लोगों को बताए थे कि फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म यानी फेडरलिज्म की क्या विशेषताएं होती हैं और इसके बाद उसके रूट्स कौन कौन से होते हैं उसको बताए थे। और आज आप लोगों को बताएंगे कि जो है यूनियन टेरिटरीज के बारे में। यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र, हिंदी में उसको केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। यानी जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जो कि भारत में बाद में मर्ज किए गए, यानी पूरा मिला करके सारे प्रिंसली स्टेट को मिला करके एक भारत का रूप दिया गया, यानी संघीय राज्य का रूप दिया गया। अब इसमें जब स्टेट बांट दिए गए तो इसमें कुछ ऐसे भी एरिया थे जो कि इतने छोटे थे कि उनका अलग से राज्य नहीं बनाया जा सकता था और इतने बड़े थे कि इतने छोटे थे कि वो जो है उनका अलग राज्य नहीं बनाया जा सकता था और इतने जो है और उनको जो है किसी में मर्ज भी नहीं किया जा सकता था। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए यूनियन टेरिटरीज को जो है चुना गया, यानी उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अब हम ये जानेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश किसे कहा जाता है। केंद्र शासित प्रदेश जो होता है इसमें जो है खुद का यानी स्टेट का जो स्टेट होता है, केंद्र शासित जो यूनियन टेरिटरीज होता है उसका खुद का कोई कंट्रोल नहीं होता है, बल्कि सीधा कंट्रोल इस पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। तो इस तरह से वर्तमान में पहले तो 9 यूनियन टेरिटरीज थे, लेकिन वर्तमान में 7 यूनियन टेरिटरीज हो गए हैं। अब इसके बाद क्या है कि जो है ये तो आप लोग जान लिए यूनियन टेरिटरीज के बारे में। अब जानोगे कि प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया, यानी भारत में जो फेडरलिज्म को कैसे अपनाया गया, यानी कैसे उसका टेस्ट किया गया और कैसे एक फेडरल कंट्री के रूप में भारत मर्ज करके सामने आया, उभर करके सामने आया। अब इसके बाद इसमें पहला है लिंग्विस्टिक स्टेट। लिंग्विस्टिक स्टेट का मतलब होता है भाषा से संबंधित राज्य, यानी कई ऐसे राज्य बने भारत में जो कि भाषा पर आधारित राज्य बने। पहले तो जो है इसमें गवर्नमेंट ने सोचा कि जो अगर भाषा के आधार पर राज्य को डिवाइड कर दिया जाता है, यानी राज्य बना दिया जाता है, तो जो देश की अखंडता है उस पर जो है बहुत बड़ा हमला होगा। लेकिन बाद में जब लिंग्विस्टिक आधार पर स्टेट बना दिया गया तो जो भारत की यूनिटी थी वह बहुत पावरफुल हो गई। अब इसके बाद दूसरा है, इसका दूसरा टेस्ट क्या किया गया भारत को फेडरलिज्म बनाने का, लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी यानी भाषा संबंधी नीति। इसमें जो है भारत की जो ऑफिशियल भाषा है इंडिया की वह हिंदी है, लेकिन इसको नेशनल भाषा के रूप में अपनाया नहीं गया, यानी इसको दर्जा नेशनल भाषा का नहीं मिला, बल्कि इसमें क्या किया गया कि सारे भाषाओं को महत्व दिया गया। कुल मिलाकर के हिंदी के अलावा 21 लैंग्वेजेस और है भारत में, और इस तरह से जो है भारत में भाषा संबंधी नीति पर भी ध्यान दिया गया और इस प्रकार से भारत एक फेडरलिस्ट कंट्री बना। अब तीसरा क्या है, सेंटर स्टेट रिलेशन, यानी केंद्र और स्टेट के बीच में संबंध। पहले क्या था, शुरुआती दौर में जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद जब गवर्नमेंट बनी तो उस समय ज्यादा बोलबाला कांग्रेस का रहा। कई वर्षों तक कांग्रेस शासन करती रही। सन 1999 में यानी वहां की सत्ता चेंज हुई और उसके बाद जो है और अदर जो स्टेट रहे उसमें भी रीजनल पार्टी सामने उभर करके आई और इस प्रकार से जो सेंटर और स्टेट का रिलेशन था, यानी सेंटर में कोई और सरकार, किसी और पार्टी की सरकार और स्टेट में किसी और
पार्टी की सरकार बनती रही। और इस प्रकार से जो सेंटर था वह स्टेट पर ये नहीं कोई था कि जो पावर स्टेट को मिले हुए थे वह अपने पावर को जो है यूज कर रहा था, और कोई इस तरह से सेंटर जो है स्टेट पर दबाव नहीं बना पाता। और इस प्रकार से 3 प्रैक्टिसेस अपना करके, पहला है लिंग्विस्टिक स्टेट यानी भाषा संबंधी राज्य, यह कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया भारत की अखंडता पर। और दूसरा लैंग्वेज पॉलिसी यानी इसमें किसी भी भाषा को जो है नेशनल भाषा नहीं माना गया, हिंदू राष्ट्र होते हुए भी हिंदी भाषा को नेशनल भाषा घोषित नहीं की गई, बल्कि इसको ऑफिशियल भाषा के रूप में प्रयुक्त किया गया। लेकिन भारत में जो हिंदी भाषा बोलने वाले लोग हैं उनका केवल परसेंटेज 40% है। अब इसके बाद सेंटर स्टेट रिलेशन में वही चीज है कि यहाँ पे कुछ जो है केंद्र की पार्टी है और कुछ रीजनल तौर पर पार्टी, और मिला करके सेंटर और स्टेट का जो संबंध है वह बहुत अच्छा रहा। यानी तीनों प्रैक्टिसेस मिला करके, तीनों टेस्ट मिला करके जो भारत एक फेडरलिज्म के रूप में बहुत अच्छा कंट्री साबित हुआ। अब फिर इसके बाद है आगे आप लोग पढ़ेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब हिंदी में होता है विकेंद्रीकरण, यानी इसकी डिफिनेशन पहले जान लो। व्हेन द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट टेकन अवे एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट देन इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। यानी जब कुछ शक्तियां, कुछ पावर केंद्र और राज्य सरकार से लेकर के लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाती है तो उस समय क्या होता है, उसी को डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। पहले क्या था, पहले जो है केवल यह जो शक्ति का बंटवारा था, जैसा कि आप लोगों ने शुरू में पढ़ा कि फेडरलिज्म में, यानी जब भारत जो है इंडिया फेडरलिज्म बना तो उस समय क्या था, 2 स्तरों में ही शक्ति का बंटवारा हुआ था, पावर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के रूप में, एक स्टेट गवर्नमेंट के रूप में। लेकिन बाद में ये महसूस किया गया कि यह स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट वह प्रति व्यक्ति के पास यानी आम व्यक्ति के पास नहीं पहुंच सकती है, उसकी प्रॉब्लम को नहीं जान पाती है, और इसलिए किया गया कि जो है तीसरे लेवल की यानी लोकल लेवल की गवर्नमेंट को बनाने का विचार किया गया। और इस प्रकार 1992 में इस चीज पर विचार किया गया कि यहाँ पे जो है लोकल गवर्नमेंट बनाई जाए। और इसके लिए जो क्या क्या प्रावधान रखे गए उसमें जो है कुछ ऐसी जातियों को जो है आरक्षण दिया गया, 1/3 इसमें महिलाओं को भी जो है दिया गया, स्थान दिया गया किसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। और तीसरी चीज थी कि प्रत्येक स्टेट में एक इलेक्शन कमीशन बनाया गया जो कि इस चुनाव को कर सकता था, और इसकी निश्चित अवधि बना दी गई। एवरी 5 ईयर्स, आफ्टर एवरी 5 ईयर्स इसके इलेक्शन होते हैं और इस प्रकार से गवर्नमेंट बनती है। अब देखो बाबू डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, इसके बारे में पढ़ेंगे किसे किसे कहा जाता है। अब देखो इसको बांटा गया है, पहला है यूनियन गवर्नमेंट यानी संघीय सरकार, और यह पूरे देश के लिए यानी गवर्नमेंट फॉर एंटायर कंट्री यानी पूरे देश की ये सरकार होती है। और इसमें जो इसका हेड होता है वो पीएम होता है यानी प्राइम मिनिस्टर। और दूसरा लेवल इसका है स्टेट गवर्नमेंट, यह जो गवर्नमेंट होती है फॉर स्टेट यानी राज्य के लिए यह कार्य करती है यानी राज्य सरकार होती है। और इसका जो मुखिया होता है, जो हेड होता है, उसको सीएम यानी चीफ मिनिस्टर कहा जाता है। अब तीसरा जो इसका स्तर है, लेवल है गवर्नमेंट का, वह लोकल गवर्नमेंट का है। अब लोकल गवर्नमेंट को कितने भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, एक है रूरल लोकल गवर्नमेंट और दूसरा है अर्बन लोकल गवर्नमेंट। अब पहले हम समझेंगे कि रूरल लोकल गवर्नमेंट यानी इसको कैसे विभाजित किया गया है इसके बारे में। अब देखो रूरल जो लोकल गवर्नमेंट है इसको 3 स्तर पे विभाजित किया गया है। पहला जो सबसे छोटी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है इसकी वह ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत के बारे में पहले जानेंगे कि प्रत्येक ग्राम सभा में जो है एक मुखिया सरपंच होता है जिसे प्रधान कहा जाता है, वहां पे इलेक्शन होता है, उसके अपने मेंबर्स होते हैं। यह गांव स्तर पर होता है यानी ग्राम पंचायत प्रत्येक गांव स्तर पर होती है।
इसका जो हेड होता है वह ग्राम प्रधान जिसे सरपंच कहा जाता है, और उसके मेंबर्स होते हैं जिसे वार्ड मेंबर कहा जाता है। अब इसके बाद इसका दूसरा हो गया पंचायत समिति किसे कहा जाता है। अब ये जानेंगे कि जो ग्राम पंचायत होती है, जो प्रत्येक ग्राम पंचायत होती है, इसमें कई एक ग्राम जो पंचायत समिति होती है इसमें कई ग्राम पंचायत आते हैं। लगभग तकरीबन जो है 100 गांव आ सकते हैं, यानी लगभग 100 गांव को 100 ग्राम पंचायत को मिला करके एक पंचायत समिति बनती है। अब इसके बाद आते हैं जिला परिषद पर। जो जिला परिषद होती है या अपेक्ष बॉडी होती है लोकल गवर्नमेंट की, यानी सबसे ऊंची बॉडी होती है। इसमें जो है यानी जितने उस जिले में जितनी पंचायत समिति होती है उसमें जो उसको मिला करके जिला परिषद बनता है। यानी पहले जाने रूरल लोकल गवर्नमेंट के बारे में। सबसे निचली इसकी जो यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, वह ग्राम पंचायत है, जो कि गांव स्तर पर होती है, प्रत्येक गांव स्तर पर होती है। इसमें एक ग्राम प्रधान होता है जिसे सरपंच कहा जाता है, इसके वार्ड मेंबर होते हैं, और इसके बाद दूसरा जो इसके दूसरा स्तर होता है यह होता है पंचायत समिति। अब ये जान लो कि पंचायत समिति किसे कहा जाता है। कई गांवों को मिलाकर के, कई ग्राम पंचायत को मिलाकर के पंचायत समिति बनती है। अब पंचायत समिति में लगभग कितने गांव आ सकते हैं? लगभग 100 गांव तक आ सकते हैं, 100 विलेज तक आ सकते हैं। अब इसके बाद इसकी जो सबसे अपेक्स बॉडी है वह जिला परिषद है। जिला परिषद कैसे बनती है? यानी किसी भी जिला में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जितनी पंचायत समिति होती है उतने की मिलाकर के क्या बनता है? जिला परिषद बनता है। अब इतना आप लोग जान लिए रूरल लोकल गवर्नमेंट के बारे में। ग्राम पंचायत गांव स्तर पर, पंचायत समिति कई गांवों को मिलाकर के बनती है, और जिला परिषद जो होती है वह कई जो है पंचायत समिति को मिलाकर के बनती है। अब इसके बाद आते हैं अर्बन एरियाज पर, अर्बन लोकल गवर्नमेंट के बारे में। अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो होती है यह शहरों के लिए होती है। जैसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो होती है ये जहाँ की जो जनसंख्या होती है वह 2 लाख से अबव होती है। बड़े बड़े शहरों में जहाँ की जनसंख्या, जहाँ की पॉपुलेशन 2 लाख से अबव होती है, वहाँ के जो चुनाव जो कराया जाता है, वहाँ जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहा जाता है। इसका जो हेड होता है उसको मेयर कहा जाता है। अब इसके बाद है म्युनिसिपल काउंसिल किसे कहा जाता है। म्युनिसिपल काउंसिल में जिसकी जनसंख्या, ऐसे शहर जहाँ की जनसंख्या 20,000 से एबव होती है, वहां पे क्या होता है 20,000 से लेकर के 2 लाख तक होती है, वहां पे म्युनिसिपल काउंसिल का इलेक्शन होता, वहां पे गवर्नमेंट होती है। इसका जो हेड होता है उसे म्युनिसिपल चेयरमैन कहा जाता है। इसके बाद तीसरे लेवल पे आती है नगर पंचायत, यानी जहाँ की जनसंख्या 20,000 से यानी 20,000 से कम होती है, वहाँ पे नगर पंचायत बनती है, और यहाँ का जो हेड होता है उसे चेयरपर्सन कहा जाता है। अब इतना आप लोग जाने। इस लेसन में एक बार सारांश में बता दें, इसकी समरी बता दें। आप लोगों ने सीखा, जाना फेडरलिज्म किसे कहा जाता है, यानी एक ऐसी सरकार की प्रणाली जिसमें शक्ति का बंटवारा 2 स्तर पर किया जाता है, एक स्टेट लेवल पर और दूसरा सेंट्रल लेवल पर। एक सेंट्रल लेवल पर और दूसरा स्टेट लेवल पर। और इसके बाद आप लोगों ने जाना कि इसकी विशेषता क्या होती है फेडरलिज्म की, और तीसरा चीज आप लोगों ने जाना कि इसके रूट्स कौन कौन से हैं, फेडरेशन के रूट्स कौन कौन से हैं। और फिर इसके बाद आप लोगों ने जाना कि जो है कैसे कौन कौन से टेस्ट या प्रैक्टिसेस कर करके भारत जो है वह एक फेडरलिज्म कंट्री बना। तो इसमें क्या है कि उसके बाद आप लोगों ने जाना कि डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स होता है जब
सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से कुछ शक्तियां लेकर के लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाती है, तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है, यानी विकेंद्रीकरण कहा जाता है। अब इसके बारे में आप लोगों ने जाना कि डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, इसमें कैसे बंटवारा किया गया है। इसमें जो है, जो यूनियन गवर्नमेंट होती है, यानी संघीय सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की, फिर इसके बाद यह पूरे देश पर शासन करती है, पूरे देश की सरकार होती है। इसका हेड पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। दूसरा आप लोगों ने जाना स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, जो पूरे राज्य के लिए, राज्य की जो सरकार होती है उसे स्टेट गवर्नमेंट कहा जाता है, और इसका हेड जो होता है वह सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर होता है। फिर आप लोगों ने सीखा कि जो है, जो लोकल गवर्नमेंट कब बनी। पहले क्या था कि जब यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बनी तो उस समय यह महसूस किया गया कि प्रत्येक व्यक्ति तक, आम पीपुल तक पहुंचना यह मुश्किल हो जाता है कि वह सबकी समस्याओं को जाने और उसका सॉल्व करे। फिर इसके बाद लोकल गवर्नमेंट के बारे में सोचा गया। 1992 में लोकल गवर्नमेंट बनी। जब लोकल गवर्नमेंट बनी तो यह दो स्तर पर कार्य करने लगी, एक जो है रूरल लोकल गवर्नमेंट और दूसरा अर्बन लोकल गवर्नमेंट। आप लोगों ने जाना रूरल लोकल गवर्नमेंट के अंतर्गत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, और इसके अंतर्गत अर्बन लोकल गवर्नमेंट के बारे में जाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल, नगर पंचायत। बाबू आज ये लेसन यहीं पे समाप्त होता है और इसका पीडीएफ आप लोगों के पास आएगा। थैंक यू।